हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन और अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो। तो 12 जून को यार एग्जाम है एचपीयू यूआईटी शिमला बीटेक के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। सो आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत सॉलिड तरीके से चल रहा है। आप विक्ट्री सीरीज को पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और जो भी कंटेंट इस एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर अब तक अपलोडेड है आप उसको फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो आज से हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये अप्रोक्स 5 से 6 एपिसोड्स की सीरीज होगी, ठीक है? बट इसके अंदर जो भी चीजें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके, ट्रेंड को एनालिसिस करके अपकमिंग एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसके ऊपर ये पूरी सीरीज रहेगी। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इस सीरीज को फॉलो करो यार। एग्जाम के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट यहां से पड़ेगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएगा, राइट? सो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हम जो चीजें एग्जाम में पूछी गई है वो हम पहले से थोड़ा पढ़ के रेडी रख चुके हैं उन टॉपिक्स को, ठीक है? तो कुछ होमवर्क भी दूंगा साथ के साथ, वो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करते रहना है। क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के एक्स्ट्रा आपको क्या करना है और कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ हमारे पास 5-6 दिन है, ठीक है? तो 5-6 दिन हमारे पास में है, 5-6 एपिसोड्स का सीरीज रहेगा। प्लीज यार अच्छे से फॉलो करना, मेहनत करेंगे मिल करके तो हो जाएगा। आखिरी मौका है यार, अपना साल बर्बाद मत होने देना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? आपको जरूर इसका एक फ्रूटफुल इफेक्ट आपके एग्जाम पर देखने को मिलेगा, ठीक है? सो क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 में। 2025 में पूछा गया सवाल है, 2025 में पूछा गया सवाल है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमोमीटर बाय एडिंग। हम एक गैल्वेनोमीटर को एक एमोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? एक गैल्वेनोमीटर को एक एमोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट? तो इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में। एक लो रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर देते हैं बेटा पैरेलल में। क्यों सर पैरेलल में ही क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जब हम एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करेंगे, जो मैक्सिमम करंट होगा गैल्वेनोमीटर में वो इस लो रेजिस्टेंस वाले वायर से पास हो जाएगा और वो जो आपका गैल्वेनोमीटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमोमीटर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि हम उस लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं और उस लो रेजिस्टेंस को बोला जाता है बेटा शंट। क्या बोला जाता है? शंट। क्या बोला जाता है? शंट बोला जाता है उसको, ठीक है? क्लियर इतनी चीज? अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक में जाना है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जाना है। आई गेस मैग्नेटिक जो आपका यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला यूनिट है, उसमें गैल्वेनोमीटर टॉपिक दे रखा है बेटा। गैल्वेनोमीटर टॉपिक दे रखा है, गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, इसके कुछ 1-2 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? सेंसिटिविटी ये सब करके वो सारे फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, ठीक है? जस्ट यार जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको फॉलो करनी है। एग्जाम कुछ भी नहीं है बेटा, फिर एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, राइट? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे भी, ठीक है? तो एग्जाम डिफिकल्ट लेवल पर भी पूछा जा सकता है। 2025 में थोड़ा सा इजी लेवल पे आया था एग्जाम, बट उससे पहले 2024 2023 में एग्जाम सच में डिफिकल्ट था, ठीक है? सो जो आपको बोला जा रहा है करने को वो यार आपको करना है। तो एनसीईआरटी से गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है, ठीक है? जरूर पढ़ना है। नोट कर लो क्या क्या चीजें आपको इस लेक्चर को खत्म होने के बाद में करनी है। पूरा दिन है आपके पास में, वो चीजें आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट, ये उसका सोल्यूशन है कि सर जो एमोमीटर है उसको हम एमोमीटर के पास में बहुत लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, राइट? सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमोमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसमें हम एक लो रेजिस्टेंस का वायर वहां पे ऐड कर देते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं, ठीक है? शंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू। जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इक्वेशन जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये फैराडे का जो लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ जो है, वहां से इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं। तो अब आपका टास्क ये है कि ये भी आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ेंगे, बेटा।
5-6 दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जाम्पल्स सभी चैप्टर्स के कर लो बेटा। जितना मेहनत करोगे बेटा रिजल्ट जरूर मिलेगा। टाइम है अपने पास, इस टाइम को अच्छे से यूज करो। एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जाम्पल्स करने का कोशिश करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। जिस चैप्टर के मैं बोल रहा हूं उस चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल्स करो यार जाके प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन? व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन? ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमने वेवलेंथ जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की उसको डबल कर दिया। वी हैव जस्ट डबल दी वेवलेंथ। व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन? तो फोटोन की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज hc बाय लैम्डा। ए आप सभी को पता है एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज hc बाय लैम्डा। इज इट क्लियर सभी को? अब हमने क्या किया, वेवलेंथ को डबल कर दिया। तो जो नई एनर्जी होगी जिसमें हमने वेवलेंथ को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, तो दैट आवर न्यू एनर्जी विल बी E अपॉन 2। ये तो पूरा E ही है बेटा, तो हाफ हो जाएगी। तो हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी। हमारी एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मॉडर्न फिजिक्स के एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये तीनों चैप्टर आपको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ने हैं। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ पाओ, आई कैन अंडरस्टैंड कि सर थोड़ा सा यार मुश्किल है पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना, बट लास्ट पेज का जो समरी है इन चैप्टर्स का, वो लास्ट पेज समरी थ्योरी जरूर पढ़ना। वहां से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे बेटा। सो बी अवेयर, एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास 12th को ज्यादा फोकस्ड में रखना, और जो समरी दे रखी है लास्ट पेज की सभी चैप्टर्स की, ठीक है, वो लास्ट पेज समरी में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके जो सेक्शन दे रखा है उस सेक्शन को जरूर पढ़ो, एक एक पॉइंट को समझो। वही आपके डायरेक्ट एमसीक्यू है बेटा जो पेपर में पूछे जाएंगे। उससे बाहर पेपर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ पूछा जाएगा। वहां पर फॉर्मूलाज भी हैं, वहां पर थ्योरी भी है, वहां पर कॉन्सेप्ट भी है, और अगर आप और एडिशनल करना चाहो तो बुक चैप्टर के बीच में सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को ट्राई करो बेटा, कैसे उसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी की समरी ही आपके लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की समरी फिजिक्स की क्लास 11th और क्लास 12th की, ठीक है। क्लास 12th की तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर पढ़ना है। ये देखो, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म ड्यू टू। पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्यों बनती है, राइट सर। पीएन जंक्शन होता क्या है बेटा, पीएन जंक्शन में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को हम कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो जो पी टाइप मटेरियल होता है बेटा उसमें होते हैं होल्स। पी टाइप मटेरियल में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, क्योंकि जो पी टाइप मटेरियल बनता है वो सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को जब हम डोपिंग करते हैं तो इसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाल देते हैं, तो यहां पर होल बन जाते हैं, एम्प्टी होल्स होते हैं पी मटेरियल में। और जो एन टाइप मटेरियल होता है, हम इसमें एन टाइप मटेरियल जो हमारा होता है इसमें हम पेंटावेलेंट जो इंप्योरिटीज है उसको ऐड करते हैं, तो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप मटेरियल में। तो एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर, और पी टाइप में empty holes are the charge carrier। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, p टाइप और n टाइप को, तो वहां पर बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है। क्या बनती है, डिप्लीशन लेयर बनती है। तो डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है सर, क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप के पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहां पर इस डिप्लीशन रीजन में एक लेयर बन जाती है जहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता है। इस लेयर को आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज वहां पर
इकट्ठा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन की वजह से क्या क्रिएट होती है बेटा? एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। और ये डिप्लीशन लेयर शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए बनती है, शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए ये डिप्लीशन लेयर बनती है। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म, then at the junction free electrons from n type डिफ्यूज ओवर टू पी टाइप। तो एन टाइप से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जो होल्स हैं वो पी टाइप से एन टाइप में जाते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन होता है। तो ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ट ऑन द एन साइड। तो एन साइड पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है, एन साइड पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है और पी साइड पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। तो इसी चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। सेमीकंडक्टर चैप्टर को भी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है। सेमीकंडक्टर से भी बहुत अच्छी तरीके से सवाल थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम का पार्ट है बेटा, जरूर पढ़ना इन सब चीजों को, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक वाला फॉर्मूला सभी को पता होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या होता है बेटा? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर t-2। और चार्ज का फॉर्मूला बेटा चार्ज इज करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम तो I इंटू टी लिख दो, I इंटू टी लिख दो। तो दैट इज कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर t-3 I-1। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था। अब आपको क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटर का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपका कैपिटल जी होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पढ़ना, ठीक है। परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। इट इज इंपॉर्टेंट, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, तो R हो जाएगा V अपॉन आई। तो V का हमने अभी कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इसको लिखते हैं बेटा, इसको एक्चुअली V से लिखता है, इसको एक्चुअली V से लिखते हैं, इसको एक्चुअली V से लिखते हैं, इसको एक्चुअली V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता है तो इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसको डायरेक्टली यूज करते हो। कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू CV होता है बेटा, तो C हो जाएगा Q अपॉन B। इस तरीके से इन फॉर्मूला की हेल्प से भी आप इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये होमवर्क है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जरूर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि हमारा जो इसमें आंसर आता है वो किसी भी ऑप्शन को मैच ही नहीं करता, क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ। हमारे पास में दो वायर्स हैं, उन वायर्स का बेटा उन वायर्स का सेम मटेरियल की बनी हुई वायर्स है, ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई वायर्स है। और क्या है उनमें? सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम लेंथ है, ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है। लेकिन उनका जो रेडियस का रेशो है दैट इज 5:3। 5:3 इज द रेडियस रेशो। दे आर कंबाइंड इन सीरीज, उनको सीरीज में कंबाइन करते हैं। जो वायर थिक है, थिक वायर का रेजिस्टेंस दैट इज 12 ohms। तो हमें कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज रो लेंथ अपॉन एरिया। सर रो भी दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो दोनों के लिए सेम होगा। लेंथ भी सर सेम है और इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द टू एंड रेडियस ऑफ द वन, इनका स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? अब इस क्वेश्चन में हमें रेशो दे रखा है 5:3 इज द रेशो ऑफ द रेडियाई, 5:3 इज द रेशो ऑफ द
रेडियाई, रेशो ऑफ द रेडियाई। क्लियर इतना? तो R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 कर देंगे, R2 अपॉन R1 हम यहां पर कर देंगे। तो 12 ओम है थिक वायर का, तो थिक वायर है तो थिक वायर का रेडियस होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम R1 को 12 रख देते हैं और R2 हमें नहीं पता, और जो थिक वायर है बेसिकली वो 5 होगी, ठीक है, उसका रेशियो 5:3 होगा, ज्यादा होगा। तो ये मुझे लगता है कि हो जाएगा 3/5 और इसका स्क्वायर पूरे का कंप्लीट। तो मुझे लगता है ये 9/25 होगा, 9/25 होगा, क्योंकि थिक वायर कौन है बेटा? थिकर वायर कौन है? जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। तो हमने थिकर वायर का रेजिस्टेंस माना, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये हो जाएगा 12/R2 दैट इज इक्वल्स टू 9/25। तो R2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 25 अपॉन 9, ठीक है, अपॉन 9। तो यहां से ये हो जाएगा दैट ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो जो R2 आएगा बेटा, जो R2 आएगा ये 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 3 तो 3.33 ओम करके कुछ आएगा। तो R2 हमारे पास में आ गया। तो हमारे पास में R1 है, यस। क्या हमारे पास में R1 का वैल्यू है? क्या हमारे पास में R1 का वैल्यू है? यस। क्या हमारे पास में R2 का वैल्यू है? दैट इज 3.33 समथिंग। तो दैट इज कम्स आउट टू बी 44 पॉइंट समथिंग। तो बट ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, बट सबसे क्लोजेस्ट जो है दैट इज 40। तो इसमें 40 को करेक्ट आंसर माना जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इसमें अगर हमारा आंसर 44 समथिंग आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, वो हमारा वैलिड और करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसको एक बार प्लीज आप भी अपने किसी मेथड से सॉल्व करना, जो भी मेथड आपको आता हो, बट ये इसका ऑथेंटिक और सबसे करेक्ट मेथड है, क्योंकि हमें R1 दे रखा है, हमें R2 कैलकुलेट करना है। R2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इस रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेजिस्टिविटी एंड लेंथ आर दी सेम, बिकॉज मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेंथ सेम होगा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और रेडियस का रेशियो हमें दे रखा है। तो 5 थिक वायर का रेजिस्टेंस 12 है, तो थिक वायर होगी जिसका वहां पर 5 होगा, तो उसको रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। तो R1 है तो यहां पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 5:3। तो R1 अपॉन R2 का रेशो है 5:3, ठीक है, 5:3। तो R2 अपॉन R1 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ कुछ करके R2 आएगा, और फिर हम यहां से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप बहुत हद तक क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। नाउ यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनसीईआरटी का जरूर थ्योरी पढ़ना। इस वेव इसका नाम था वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव से रिलेटेड यहां पर ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एनसीईआरटी से ऑप्टिक्स का भी जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लास्ट पॉइंट पर समरी टाइप, वो जरूर आपको रीड करनी है, ठीक है। तो इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा डिस्टेंस है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, वो हमने आधा कर दिया, और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने डबल कर दिया। तो फ्रिंज विड्थ बतानी, तो बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, और हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया स्लिट के बीच के, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, जो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस होता है वो हमने आधा कर दिया, स्लिट्स के बीच का डिफरेंस हमने आधा कर दिया, और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/2, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स। तो ये 2 पर चल जाएगा, 2 2 4, तो ये 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ हो जाएगा। तो नया जो विड्थ आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना, पूछा जा सकता है। कार्नोट इंजन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्नोट इंजन। अभी एचपी सेट में भी कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी हमसे पूछा है, तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है 1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है,
डायरेक्ट इससे आंसर आता है। बट यहां पे बच्चे गलती करते हैं कि वो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, तो हमें पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 227 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास में 500 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 227 में 273 ऐड कर देंगे तो ये 500 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो T1 इज एंड T2 इज, ये हो जाएगा हमारा 400 केल्विन। तो इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस T2 इज दी 400, T1 इज 500 इंटू दी 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे मसाले को सॉल्व करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सोप बबल इज 2:1। सोप बबल्स का जो रेडियाई का जो रेशियो है वो हमारे पास में 2:1 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर जो इनसाइड होगा उसका रेशियो में बताना। जो प्रेशर होता है बेटा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द 2 सोप बबल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 1:2, जस्ट इसका उल्टा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज राइट। तो प्रेशर होता है बेटा सोप बबल के अंदर 40/r, स्मॉल r इज द रेडियस, स्मॉल r इज द रेडियस, t इज द टेंशन, सरफेस टेंशन, राइट। सो दैट इज द आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्लियर एवरीथिंग, बहुत अच्छे से क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी। आई एम ऑलवेज विद यू। कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े कि लाइफ के किसी भी फेज में, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू एज आई कैन। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड नंबर 1। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, चीजों को फॉलो करो। लेक्चर 1 आज आपने देखा। इससे पहले जो भी कंटेंट एचपी से एग्जाम से रिलेटेड अवेलेबल है, ठीक है, एचपीयू यूआईटी के से रिलेटेड जो भी एग्जाम का कंटेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। पूरी प्लेलिस्ट को आपको देखना है, ठीक है, उसके अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा। एचपीयू यूआईटी बीटेक शिमला के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो सारा कंटेंट सीक्वेंस में देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। जितना कहा है उतना फॉलो करो बेटा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है और हम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। आखिरी मौका है, ठीक है, पूरी जी जान लगा दो, हो जाएगा।